हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप मॉक पगलू बन गए हो, बार बार मॉक दे रहे हो और आपको लग रहा है कि मॉक देने से ही स्कोर इंप्रूव होता है, और फिर आप एक ऐसे साइकिल में चले गए हो जहां पे मॉक दे रहे हो, स्कोर कम हो रहा है, मॉक दे रहे हो, नेक्स्ट मॉक में स्कोर और कम हो रहा है, और फिर साइकिल ऐसा बन गया कि अब आप कुछ भी कर रहे हो, मॉक का स्कोर इंप्रूव ही नहीं हो रहा। डे बाय डे, वीक बाय वीक मॉक देते जा रहे हो, सेक्शनल देते जा रहे हो, कभी स्कोर अच्छा आ जाता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्कोर नीचे ही जा रहा है। और अब आपको यही नहीं पता कि सिलेबस में गलती है, फॉर्मूलाज में गलती है, आपके टीचर में गलती है, आप में गलती है, बुक्स में गलती है, मॉक्स में गलती है, या क्या गलती हो रही है। और फिर आप एक्चुअल पेपर्स भी देते हो, वहां पे भी सेम चीज है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपके पास क्वालिटी कंटेंट आता रहे। और आने वाले वीक्स में हम बहुत अच्छे क्वालिटी सेशंस लेके आने वाले हैं, बूस्टर सेशंस लेके आने वाले हैं। सो आप उसको भी मिस मत करना। देखो, सबसे पहली बात करते हैं, है ना। मुझे 5 साल हो गए एग्जाम्स देते हुए, और मुझे अब तक पता लग गया कि मॉक डज नॉट एश्योर यू अ हाई स्कोर और मॉक डज नॉट एश्योर यू अ इंप्रूवमेंट। मॉक बस इसलिए होता है ताकि आपको रियलिटी पता लग जाए, ताकि आपको इंटरफेस से एक फेमिलियरिटी आ जाए, और आपको पता लग जाए कि मॉक्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप कहां पे स्टैंड करते हो। मॉक्स कभी भी आपको स्कोर इंप्रूव करने में हेल्प नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस आपको पता हो कि मॉक कैसे एनालाइज करना है, और मेरे सेक्शंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और मैं मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक कैसे ग्रो कर रहा हूं। अब सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? एस्पिरेंट्स को कोई बताता ही नहीं है कि व्हाट इज द राइट वे टू एनालाइज द मॉक। कभी वो क्या करते हैं, कभी वो क्या करते हैं, कभी वो एक्सेल बनाते हैं, कभी वो फॉर्मूला बुक बनाते हैं। और बिलीव मी, फॉर्मूला बुक, एक्सेल, ये सब चाहिए ही नहीं। अगर आपको मॉक में स्कोर करना है, आपको कैट में स्कोर करना है, आपको बस अपनी स्किल चाहिए, और आपको चीजों की एप्लीकेशन पता हो, कब कहां पे कैसे टाइम मैनेज करना है, कब कहां पे कैसा डिसीजन बनाना है, और कब कौन सा क्वेश्चन पिक करना है, कब कौन सा क्वेश्चन रिजेक्ट करना है। तो यहां पे मैं ब्रेक डाउन करूंगा इस वीडियो को वीआरसी, डीएलआर एंड क्वांट्स में, और हम एक एक करके सारे सेक्शंस की बात करेंगे। अब देखो, पहली बात आती है वीआरसी की। वीआरसी में आप कुछ भी कर रहे हो, वो सब कुछ करते रहो, सारा कुछ सही है, बट उसके अलावा ये दो चीजें आप स्टार्ट कर दो करना। जैसे ही आपका मॉक एंड होता है या सेक्शनल एंड होता है, तो सबसे पहले आप जो भी जितने भी क्वेश्चंस आपने राइट किए हैं ना, उसको आप एनालाइज करोगे। यस, यू हर्ड इट राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको एनालाइज ही नहीं करते अच्छे से। तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं वो किस वजह से करेक्ट हुए हैं। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन सेटर की एक्सप्लेनेशन मैच कर भी रही है या नहीं कर रही? क्या वो तुक्के से सही हो गए, या आपकी अंडरस्टैंडिंग उसकी अंडरस्टैंडिंग से मैच कर रही है? ठीक है। उसके बाद आपको देखने हैं जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं। इनकरेक्ट क्वेश्चंस का अगेन आपको रीजन फाइंड करना है, क्या रीजन है। और बिलीव मी, आप थोड़े से आरसीज, थोड़ी सी प्रैक्टिस कम कर लो, बट मॉक एनालिसिस को कॉम्प्रोमाइज मत करो। बिकॉज मॉक देने से स्कोर नहीं आएगा, मॉक एनालाइज करने से स्कोर इंप्रूव होगा। अब जब आपने जो गलत क्वेश्चन है उसके रीजन आपको पता लग गए, आप सेटिस्फाई हो गए, और अगर सेटिस्फाई नहीं हुए तो अपने फ्रेंड से वो सारी चीजें डिस्कस करो कि आपको क्यों लग रहा है कि ये सॉल्यूशन या ये ऑप्शन सही है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन, कि अगर आप वो अटेम्प्ट करते तो आप क्या अटेम्प्ट करते और गिवन एक्सप्लेनेशन क्या है। तो सारी चीजें वीआरसी में एक्सप्लेनेशन बेस्ड है, और बहुत बार स्टूडेंट को लगता है कि यार एक्सप्लेनेशन गलत दी हुई है, राइट। अब मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा कि एक्सप्लेनेशन गलत है या सही है। मैं सिर्फ सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अगर आप कोई मॉक दे रहे हो तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि वो एक्सप्लेनेशन सही है, और आपकी थिंकिंग वहां से मैच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी थिंकिंग वहां पे मैच नहीं होगी तब तक आपके नंबर नहीं आएंगे। सो पहली बात तो ये है कि हमारी थिंकिंग, जो ऑप्शंस गिवन है, जो क्वेश्चंस गिवन है, जो एक्सप्लेनेशंस गिवन है, उससे मैच होनी चाहिए। उसके बाद जब आपने वो सब कर लिया, तब आपको देखना है कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंट है, क्या आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो। क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि आप वीआरसी में, अगर आप कैट में स्लॉट 1 देने जा रहे हो तो वीआरसी का क्या लेवल आएगा, राइट। यू नेवर नो। आपको नहीं पता टॉपिक्स कहां से आ जाएं, पैसेजेस कहां से आ जाएं, डिफिकल्टी लेवल क्या हो। बट जो आपकी अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी है कि पहले आपको ये अटेम्प्ट करना है, बाद में आपको ये अटेम्प्ट करना है, वो ज्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए बेस्ड ऑन द मॉक। थोड़ी बहुत चेंज होगी, चलेगा, है ना। बट अगर आप बिना स्ट्रेटेजी के जा रहे हो, बिलीव मी, बहुत सारे टॉपर्स भी होते हैं जो बिना स्ट्रेटेजी के जाते हैं, है ना। और शायद 99% टॉपर सक्सेस कर जाते हैं, बट अगर 1% फेल हो रहे हैं तो हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज शायद वो आप हो सकते। तो वहां पे हमें देखना है कि अगर मैं कोई स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूं, क्या मैं कंसिस्टेंट हूं, और आपके पास स्ट्रेटेजी है या नहीं है। अगर स्ट्रेटेजी नहीं है, तब आपको पहले स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि मैं इतने मिनट में इतने टारगेट करूंगा आरसीज, इतने मिनट में इतने वीए टारगेट करूंगा, और अगर लेट से मॉक डिफिकल्ट आया, इजी आया, तो मैं इसको ऐसे स्विच करूंगा, इसको ऐसे ट्विक करूंगा,
राइट, बिकॉज अगेन आई रिपीट कि आपको नहीं पता कैट का लेवल क्या होने वाला है। सो वीआरसी में बहुत ही सिंपल चीजें हैं, प्रैक्टिस करो, बट प्रैक्टिस से ज्यादा एनालिसिस पे फोकस करो कि एनालिसिस किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। और एनालिसिस में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर राइट वे क्या एनालिसिस करने का। देखो राइट वे बहुत ही सिंपल है ना। पहली बात तो अपने मार्क्स को जज मत करो, राइट, बिकॉज आई बिलीव कि सारे स्टूडेंट्स जो भी कैट देने वाले हैं उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक रीडिंग स्किल है उनके पास, तो आपको वहां पे टेंशन नहीं लेनी। आपको फोकस क्या करना है कि मार्क्स जो भी आए मैं मैक्सिमम लर्निंग कैसे ले सकता हूं यहां से, है ना। और मैक्सिमम लर्निंग लेने का कोई एक राइट वे नहीं है, राइट। आपको बस गैप्स देखने हैं, आपको ये देखना है कि आपने क्या सोचा, एग्जामिनर ने क्या सोचा और वहां पे क्या गैप है और आप उसको कैसे फुलफिल कर सकते हो। आपका वे अगर कंप्लीटली डिफरेंट है, कोई भी टॉपर से मैच नहीं कर रहा, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना कि मैं इसकी स्ट्रेटेजी को फोकस करूंगा या मेरी स्ट्रेटेजी को फोकस करूंगा या किसी और की स्ट्रेटेजी को फोकस करूंगा। स्ट्रेटेजी सिंपल है, आपको हर चीज में गैप ढूंढना है। जब तक बहुत बच्चों को गैप ही नहीं पता, बहुत बच्चों को यही नहीं पता प्रॉब्लम क्या है, उनके पास सॉल्यूशंस हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी वीडियोस देख रखी हैं, बहुत सारे व्लॉग्स पढ़ रखे हैं, राइट, बट यही नहीं पता कि गैप्स क्या है। और वो गैप्स मेंटर नहीं बता सकता, वो गैप्स आप खुद को बताओगे कि यार ऐसे मैं अटेम्प्ट करता हूं और ये गैप्स हैं और इसको मुझे ऐसे कवर करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट वीआरसी। वीआरसी में प्रेशर नहीं लेना। वीआरसी में जब तक आप ओवर अटेम्प्ट कर रहे हो, अंडर अटेम्प्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो आप फाइंड करो। एक्यूरेसी बेकार है तो एक्यूरेसी पे काम करो, बट द ओनली सॉल्यूशन इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। उसके अलावा देयर इज नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट एट ऑल। फिर बात करते हैं डीएलआर सेक्शन की। डीएलआर सेक्शन ना सांप की तरह है, कभी भी धोखा दे सकते हैं। आप कंसिस्टेंटली पिछले 5 मॉक्स में 95 ला रहे हो, है ना, एंड नेक्स्ट मॉक देते हो, आपके सारे जो फ्रेंड्स हैं वो तो 95 ले आए बट आप 70-80 पे रह गए, क्योंकि डीएलआर सेक्शन ही ऐसा है। उसमें मोर देन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दैट सेक्शन, ये डिपेंड करता है कि आप सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, है ना। आपका ऑर्डर क्या है, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल क्या है। आप कहीं एक सेट को पकड़ के तो नहीं बैठ गए, आपने एक सेट को कब छोड़ा, आपने सेट को किस बेसिस पे जज किया, आपने कौन से क्वेश्चंस पे तुक्का मारा, कौन से क्वेश्चंस पे नहीं मारा। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन द डीएलआर जो आपका मॉक स्कोर डिसाइड करेंगे। और डीएलआर में आई डोंट केयर आप टॉपर हो या नहीं हो, व्हाट आई केयर अबाउट इज कि आपका मॉक कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे आप 80-85 से कम स्कोर कर रहे हो, राइट। बिकॉज अगर आप 10-12 मॉक्स में भी टॉपर हो और एक मॉक भी ऐसा हो गया जहां पे 80-85 से कम स्कोर कर रहे हो, दैट मीन्स आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है, दैट मीन्स आपका प्लान नहीं है, दैट मीन्स जो चीजें चल रही थी वो रैंडम चल रही थी। और कैट में अगर कोई ऐसा पेपर आ गया जहां पे आपकी स्ट्रेटेजी की नीड हुई तो आपके पास तो स्ट्रेटेजी नहीं है। तो डीएलआर में देखो 5 चीजें बताऊंगा, नोट कर लेना, है ना। और टाइम टेबल पे जहां पे भी आपको पेस्ट करना है वहां पे उसको पेस्ट कर लेना, और वही आपकी डीएलआर की लर्निंग है। पहली लर्निंग तो आपको समझना पड़ेगा कि सेट्स कभी खत्म नहीं होंगे, प्लेलिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, कोर्स का कंटेंट कभी खत्म नहीं होगा। मेरी तरफ से या किसी और की तरफ से भी जो भी मटेरियल है वो एंडलेस है, मॉक्स एंडलेस हैं, डीएलआर के सेट्स एंडलेस हैं, और जो कैट में सेट आने वाले हैं 4 या 5 सेट आएंगे और सारे के सारे एकदम न्यू फ्रेश सेट्स आएंगे। अब देखो ज्यादा सेट अटेम्प्ट करने का सिर्फ यही मतलब है ना, कि आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, आपका दिमाग खुलता रहेगा, बट दैट डज नॉट मीन कि आपका स्कोर अच्छा आएगा ही आएगा। और आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे बच्चे आफ्टर द मॉक बहुत सारे सेट्स को सोल्व कर लेते होंगे, बट हमें आज के बाद सिर्फ यही बात करना है कि हमारे स्कोर मॉक में कितना आ रहा है। 2.5 महीने में हमें यही इंप्रूव करना है। हमें आई डोंट केयर कि आपका आफ्टर द मॉक क्या स्कोर आ रहा है, मैं क्या करूं। मुझे पता है आफ्टर द कैट आप सोचोगे कि मैं इसको ऐसे कर लेता, इसको ऐसे कर लेता, बट व्हाट आई केयर अबाउट इज कि आपका इन द कैट क्या आ रहा है, इन द मॉक स्कोर क्या आ रहा है, राइट। तो ड्यूरिंग द मॉक आप क्या करोगे, पहली चीज तो आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप सेट को कैसे सिलेक्ट करते हो। यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि मुझे सेट सिलेक्शन कैसे करना है। और सेट सिलेक्शन आपको फैमिलियरिटी पे नहीं करना, है ना। अगर सेट में देख लिया कि ग्राफ है तो बच्चे सोचते हैं तो इजी होगा, सेट में देख लिया कि लीनियर अरेंजमेंट है तो बच्चे सोचते हैं इजी होगा। क्यों भाई, अनपढ़ जैसी चॉइसेस क्यों बना रहे हो। पूरे सेट को पढ़ो जितना भी दिया। और सेट कितने आ रहे हैं, पहले सेट्स आते थे 8-8, अब आ रहे हैं 4-5 सेट्स। तो 4-5 सेट्स में 1 मिनट पर सेट दे दोगे तो 4-5 मिनट में क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा सेट हार्ड है, कौन सा सेट इजी है। और रैंडम जाओगे तो अगर एक डिफिकल्ट सेट पे चले गए तो वो 20-25 मिनट ऐसे ही बर्बाद कर देगा। तो पहले तो अपनी स्ट्रेटेजी फिक्स करो कि हाँ ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं इसी से ही चलूंगा, यही मुझे हेल्प करेगी। अब जब सेट सिलेक्शन हो गया तो दैट डज नॉट मीन कि आपका वो सेट सिलेक्शन या सेट का ऑर्डर वो सही होगा। मे बी आपने सोचा कि ये वाला सेट सबसे इजीएस्ट सेट है, इसको मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा, बट जब आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया आपने और वो सेट सबसे डिफिकल्ट सेट निकला,
राइट? अगर ऐसा कभी भी हुआ तो यू शुड हैव अ स्किल, यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज कि मुझे इसको कब लीव करना है और कब इसके साथ प्रोसीड करना है। आपको पहले 4-5 मिनट में फीलिंग आने लग जाती है कि ये सेट मेरे से नहीं हो रहा, राइट? बट इफ यू कीप पुशिंग योर सेल्फ, दैट मीन्स यू डू नॉट केयर अबाउट द अदर सेट्स। वो वहां पे अगेन आप बायस्ड हो गए उस सेट के लिए, बट देर आर अदर 3-4-5 सेट्स विच आर वेटिंग फॉर यू। तो आपको सबको इक्वली टाइम देना है, और किसी सेट में अगर आपको फीलिंग आ गई 4-5 मिनट में, राइट, तो आपको वो सेट तभी लीव कर देना है। अगर उसको सेट को पकड़ते रहोगे तो 15-20 मिनट और वेस्ट हो जाएंगे। दैट इज योर सेकंड लर्निंग। अब थर्ड चीज को ना बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं, बच्चों को पता भी नहीं है इस पे फोकस करना है। जब भी आप सेट पढ़ो, सेट को स्टार्ट करने से पहले क्विकली गो थ्रू ऑल द 4 और 5 क्वेश्चंस। जब आप क्विकली 4 या 5 क्वेश्चंस को देख लोगे, आपको पता लग जाएगा सेट पूछना क्या चाह रहा है, सेट किस डायरेक्शन में आपको लेके जाना चाह रहा है, और सेट में डेफिनेट आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, है ना? जैसे ही क्वेश्चंस पढ़ोगे आपको बहुत क्लैरिटी सेट के बारे में मिल जाएगी। So rather than just doing the questions at the end, first read out all the questions before solving the set, ताकि आपको पता लग जाए कि इस सेट पे मुझे ये फोकस करना है। और कई बार जो आंसर, जो क्वेश्चन पूछा होता है ना, वो आंसर आपका विद इन फर्स्ट 3-4 मिनट्स आ जाता है। तो शायद विद इन फर्स्ट 3-4 मिनट्स आपको अगर एक क्वेश्चन का भी आंसर मिल रहा है, दैट्स अ वेरी गुड डील। आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं पहले 3-4 मिनट में, तो मतलब आपने 25% ऑफ द सेट तो वहीं सोल्व कर लिया। चौथी चीज, बच्चे ना कभी भी ये समझ ही नहीं पाते कि 2017 से 2024 के पेपर देखोगे तो इन एवरी स्लॉट देयर वर एटलीस्ट 2 सॉल्वेबल सेट्स विच आर फ्रॉम इजी कैटेगरी, इजी टू मॉडरेट, और सेम पैटर्न इन द मॉक्स एज वेल। मैंने बहुत सारे सीएल और आईएमएस के मॉक्स देखे, है ना? काफी मॉक्स हार्ड भी थे, राइट, आई अग्री विद दैट, बट 1-1.5-2 सेट आप निकाल पाओगे हर मॉक से। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स 0-0 सेट्स लगा रहे हैं, है ना, 0-0 सेट सोल्व कर रहे हैं। तो दैट क्लियरली मीन्स कि आप स्ट्रेटेजी से सोल्व नहीं कर रहे, आप एक सेट पे जाके स्टक हो जाते हो एंड यू इग्नोर ऑल द 4 और 5 अदर सेट्स। या फिर आप एक ऐसा सेट सोल्व कर लेते हो या पकड़ लेते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर फेमिलियरिटी लेवल, बट जब आप उसको एक्चुअली सोल्व करना स्टार्ट करते हो तब आपको पता लगता है यार ये तो बहुत डिफिकल्ट सेट है, इसको तो मैंने गलती से पता नहीं क्यों पकड़ लिया। तो वो चीजें नहीं करनी, बस यही डीएलआर की लर्निंग है। अदरवाइज जो आप बेसिक 3-4 सेट डेली के सोल्व करते हो वही कर लो, बट डीएलआर में स्कोर तभी आएगा जब आपके पास अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी होगी, अदरवाइज स्कोर नहीं आएगा। अब आ जाते हैं सबसे फेवरेट सेक्शन में, दैट इज द क्वांट्स। अब ये सेक्शन मेरा फेवरेट क्यों है? बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। फर्स्ट इज व्हाट आई थिंक इज इन दिस सेक्शन a lot of students can improve their score, right? With let's say 3 to 4 weeks of practice, you can improve your score by 15 marks at least, that I can commit, right? अब वहाँ पे गलती पता क्या होती है, आप सबने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और बहुत अच्छे से कर लिया, एंड यू नो a lot of things around a lot of questions, right? आपको सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, that's why मॉक के बाद आप बहुत कुछ सोल्व कर पाते हो, राइट? बट गलती क्या होती है ना, गलती वही है यार, बच्चों की ना स्ट्रेटेजी ही नहीं है ना? पेपर चलाया, बस एक बायसनेस लेके जाते हैं कि पहले इतने मिनट में मैं इतने क्वेश्चंस कर लूंगा, पहले 5 क्वेश्चंस में मैं इतने क्वेश्चंस टारगेट करूंगा। अब देखो, अगर आप CDC 3 देखोगे तो वहां पे पहले 8 या 10 क्वेश्चंस बहुत हार्ड लेवल के थे और लास्ट के और बीच के क्वेश्चंस इजी लेवल के थे। तो आपको कभी भी बायस के साथ नहीं जाना कि मैं इतने क्वेश्चंस टारगेट करूंगा, इतने क्वेश्चंस मुझे करने ही करने हैं। बी फ्लेक्सिबल, पेपर में जितना होगा ठीक है, जितना नहीं होगा उतना भी ठीक है। बट व्हाट आई बिलीव इज कि इन एवरी पेपर यू कैन एटलीस्ट स्कोर और यू कैन एटलीस्ट गेट 7 to 8 क्वेश्चंस करेक्ट विद द करंट नॉलेज दैट यू हैव, विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे पता है, आपने सिलेबस अच्छे से किया हुआ है, मुझे पता है, आप डेली प्रैक्टिस करते हो तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। बस सिर्फ मॉक में ही पंगा है, मॉक में स्कोर नहीं आ रहा। देखो, क्वांट में तो मैं बहुत ही सिंपल एडवाइस दूंगा, व्हेन एवर यू आर अपियरिंग फॉर एनी मॉक, आप मॉक को रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, और उसके बाद क्वांट्स में अगर स्कोर नहीं आ रहा तो वो रिकॉर्डिंग को रीप्ले करो। जब आप रीप्ले करोगे ना, क्योंकि उस टाइम आपने सारे 22 के 22 क्वेश्चंस देखे हुए होंगे, तब आपको पता लगेगा कि आप कितनी गंदी चॉइस बना रहे हो व्हाइल सिलेक्टिंग द क्वेश्चन। आप अननेसेसरली टाइम वेस्ट कर रहे हो इन द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस को जज ही नहीं कर पा रहे, आपको पता ही नहीं है कौन से क्वेश्चन को कब करना है, कब नहीं करना। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट कम फ्रॉम अरिथमेटिक और एल्जेब्रा कैन बी सोल्व्ड विद द सिंपल लॉजिक। कोई बहुत ही डिफरेंट फॉर्मूला नहीं लगाना होता, है ना? आप भी बाद में सोल्व करते हो, आप भी बहुत सिंपल वे से सोल्व कर लेते हो उसको, बट ड्यूरिंग द मॉक पता है क्या होता है, सारा ना खेल माइंडसेट का है। सही में बता रहा हूं मैं आपको, जितनी बार भी मेरा कैट अच्छा गया है, जितनी बार भी कैट बुरा गया है, मैं सेम नॉलेज के साथ जाता हूँ, है ना? बट सारा खेल माइंडसेट का है। जब आप घबरा जाओगे, जब आपकी स्ट्रेटेजी नहीं होगी, है ना, जब आप
कॉन्शियस चॉइस नहीं बनाओगे तब चीज़ें गलत जाती है। अदरवाइज कॉन्शियस चॉइस बनाओगे, अच्छे से पेपर को करोगे, तो वर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपका बेस्ट अटेम्प्ट निकल आएगा। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, है ना। देखो, आपको आपके अगर सिंगल डिजिट स्कोर भी नहीं आ रहा क्वांट्स में, है ना, और आप पेपर में 10-10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो तब भी सिंगल डिजिट नहीं आ रहा, है ना, और आफ्टर द मॉक यू आर इजीली डूइंग 10 to 15 क्वेश्चंस, तो पेपर में यार 5-6 क्वेश्चन टारगेट करो और 5-6 क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे। दिक्कत पता है क्या होती है ना, सारा अगेन गेम माइंडसेट का है। आप पहले 3-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट पिक कर लेते हो, उसको सोल्व करते हो, वो सोल्व नहीं होते, और वहीं से ही दिमाग की ऐसी तैसी होनी स्टार्ट हो जाती है। दिमाग में इतना कुछ भर जाता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, नर्वसनेस स्टार्ट हो जाती है। एंड आई कैन रिलेट विद ऑल ऑफ यू बिकॉज आई हैव बीन ऑल्सो अपियरिंग फॉर द मॉक्स। मुझे पता है जब मॉक गलत जा रहा हो, गलत डायरेक्शन में डीएलआर वीआरसी चला गया हो, तब क्वांट्स कितना डिफिकल्ट है अटेम्प्ट करना। बट क्वांट में ना बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, सर मैं क्लासेस दोबारा कर लूँ, सर मैं नोट्स को और रिवाइज करूँ, सर मैं प्रैक्टिस और करूँ, राइट। बट मेरा सिंपल क्वेश्चन है यार, उन सबसे स्कोर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप अगेन अपने गैप से भाग रहे हो। आपको यही नहीं पता कि गैप्स कहाँ पे है। गैप्स है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। आप सिंपली क्या करो, आफ्टर द मॉक सारे 22 के 22 क्वेश्चंस को एक एक्सेल बनाओ, है ना, या अपने नोटबुक पे नोट करो, और उसमें से जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है सारे काट दो, ठीक है। स्टिल यू विल बी लेफ्ट विद अराउंड 8 to 10 इजी क्वेश्चंस, और फिर खुद से जेन्युइनली पूछो कि मैं ये 8 to 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में 40 मिनट में कर सकता था। मोस्ट ऑफ यू विल रियलाइज कि आप 10 से 15 मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो इजीली। देन आस्क योरसेल्फ कि यार ये मैंने क्यों नहीं किए, कहां पे गलत जा रहा हूं मैं, क्यों नहीं कर रहा मैं। यू विल गेट द आंसर, यू विल मोस्ट प्रोबेबली गेट द आंसर आफ्टर 3 to 4 एनालिसिस। 3-4 मॉक के एनालिसिस करोगे, आपको पता लग जाएगा। मोस्ट ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स फेसेस की या तो नर्वस हो रहे हैं, है ना, या मॉक में जाते ही जो सब दिमाग में सोचा होता है स्ट्रेटेजी के बारे में वो सब चौपट हो जाता है, आप कुछ भी करने लगते हो। थर्ड इज अननेसेसरीली प्रेशर। फोर्थ इज बायसनेस और योर लव टुवर्ड्स डिफिकल्ट स्टफ। जैसे ही क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेने लग जाता है, आप उसको और ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर देते हो, राइट। आई कीप रिपीटिंग दिस दैट क्वेश्चन इज ए नॉन लिविंग थिंग। वो कभी आपको नहीं पकड़ेगा। इट्स यू हु ऑलवेज स्टक विद द क्वेश्चन, और फिर आप इस पर अड़े ही रहते हो। आप कुछ कुछ क्वेश्चंस पे 7-8 मिनट भी लगा देते हो, एंड द रिजल्ट यू गेट आइदर 3 or 0 मार्क्स और नेगेटिव ऑल्सो। But my point is, again analyze all the questions from your previous mock attempts, again analyze all the questions from 2017 to 2024। 2017 के 2024 तक के questions हम YouTube पे भी डालने वाले हैं, so I hope आप वो सारे कवर करोगे, टॉपिक वाइज डालेंगे, है ना। बट उसके पहले या उसके बाद आपको ये भी देखना है कि यार पेपर में कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन और कितने ईजी आते हैं, और उसके लिए कोई वेबसाइट कहीं से डेटा मत लो। अपना डेटा जितना अपने पे काम करोगे, जितना मॉक एनालिसिस को टाइम दोगे, उतना अच्छे से आपका स्कोर इंप्रूव होगा। इट माइट बी ए ग्रेजुअल प्रोसेस, बट होगा ही होगा, होगा ही होगा। कभी भी शॉर्टकट मत ढूंढो कैट प्रेप में। कैट प्रेप में कभी भी शॉर्टकट नहीं मिलेगा, है ना। हमें मार्क्स इंप्रूव करने हैं। 2.5 months वी हैव इन द हैंड, बहुत टाइम है, वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको साथ में करना है तो यू कैन ज्वाइन माई कोर्स। अगर आपको सेल्फ प्रिपेयर करना है तो सेल्फ प्रिपेयर करो। माई विशेज, माई वेल विशेज आर विद यू, है ना। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे हम अपडेट सारे डाल रहे हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट आई रियली विश कि यार आप सारे बहुत ही अच्छा करो एग्जाम में, और आप कर सकते हो, आई नो। बट आपके पास 2.5 months है, आपको इसको कैसे बेस्ट यूज़ में लेके आना है वो आपके हाथ में है। अननेसेसरली चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो, मत करो, मत करो। जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतने डाउट्स आएंगे, और उतना आपके लिए हार्ड होगा चीज़ों के साथ आगे बढ़ना। थैंक यू, गुड लक।